नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, देश को बदलने वाला बिहार का चुनाव अब धीरे धीरे अंजाम पर पहुंच रहा है। 6 नवंबर को फर्स्ट राउंड की पहले चरण की वोटिंग है। 121 सीटों पर, ऑलमोस्ट आधी सीटों पर वोटिंग है 6 नवंबर को। अब यूं तो मोदी जी के चाणक्य, बीजेपी के चाणक्य अमित शाह हर न्यूज़ चैनल पर कह रहे हैं कि भाई इस बार सरकार तो उनकी बनने जा रही, चुनाव में जो कुछ हो सरकार अमित शाह की बनने जा रही। इस तरह का दावा हर न्यूज़ चैनल पर अमित शाह आजकल कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई दोस्तों ये है कि बीजेपी, अगर मैं पहले राउंड की बात करूं, बीजेपी कई सीटों पर बुरी तरह फंसी हुई है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार की नाराजगी गुजरात लॉबी से बरकरार है और नीतीश कैंप ने रातों रात एक ऐसा खेल किया कि बीजेपी को डबल झटका मिल सकता है। एनडीए की जिन सीटों पर बीजेपी की डायरेक्ट फाइट आरजेडी से या कांग्रेस से, वहां पर नीतीश कुमार का जो कोर कुर्मी वोटर है, ऐसा कहा जा रहा है, ट्रांसफर हो रहा है लालटेन की तरफ, हाथ की तरफ। यानी जो वोट नीतीश कुमार का बीजेपी को ट्रांसफर होना चाहिए था, जो पिछली बार हुआ 81% तक, वो कहीं ना कहीं इस बार पर्दे के पीछे आरजेडी की तरफ जा रहा है, भतीजे की तरफ जा रहा है और एक नई कहानी की तरफ संकेत दे रहा है। दरअसल कुर्मी वोटर इसलिए नाराज है क्योंकि उनको लगता है कि गुजरात लॉबी ने, अमित शाह ने जानबूझकर नीतीश कुमार को सीएम फेस प्रोजेक्ट नहीं किया। उनके नेता को अमित शाह 14 नवंबर के बाद मुख्यमंत्री बनाना नहीं चाहते। यही नाराजगी है कुर्मी वोटर की, नीतीश के वोटर की। अब दोस्तों, बीजेपी की सीटों पर तो मैं आऊंगा कि वो कौन सी सीटें जो फंसी हुई हैं, लेकिन पहले बात कर लेते हैं वीआईपी सीट की कि ये जो फर्स्ट राउंड का जो चुनाव है, किन किन वीआईपी बड़े नेताओं की अग्नि परीक्षा है। मिसाल के तौर पर सम्राट चौधरी, आंखों के तारे हैं अमित शाह के, नरेंद्र मोदी के। और आज की तारीख में अगर कहें तो सम्राट चौधरी जो तारापुर से चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के टिकट पर, कहीं ना कहीं बहुत आसान राह नहीं है, क्योंकि इस कंस्टिट्यूंसी में, तारापुर में 63,000 यादव वोटर हैं, 20,000 मुस्लिम वोटर हैं और जो आरजेडी के कैंडिडेट हैं अरुण शाह, उनकी बिरादरी के वोट 35,000 है। यानी फाइट आप कह सकते हैं इतनी आसान नहीं है। और पिछली बार जो बाई पोल हुआ था 2021 में इसी सीट पर, वहाँ बीजेपी बड़ी मुश्किल से जीती थी, थिन मार्जिन से जीती थी। बहरहाल एन वक्त पर सम्राट चौधरी ने बड़ा खेल किया। इसका खुलासा मैं आगे करूँगा, एक्सपर्ट आपको बताएंगे। लेकिन मैं बात करता हूँ दूसरे डिप्टी सीएम की, दूसरे आँख के तारे जो मोदी जी के हैं, विजय सिन्हा साहब। अब ये भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जैसे सम्राट चौधरी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं बीजेपी के, एक और डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा है। विजय सिन्हा साहब लखीसराय से लड़ रहे हैं और यहाँ इनका मुकाबला जो है, कह सकते हैं भूमिहार वर्सेस भूमिहार फाइट है। दाल थोड़ी पतली है विजय सिन्हा साहब की, आगे उस पर भी चर्चा करेंगे। और जो सबसे वीआईपी सीट है वो राघोपुर की, जहाँ से तेजस्वी यादव जो हैं उन्होंने पर्चा फिर से भरा है। तेजस्वी यादव का यूं तो सफ़र आसान है, राह आसान है, लेकिन एक कांटा है सतीश कुमार जो बीजेपी से लड़ रहे हैं। अब जो सतीश हैं, इन्होंने एक वक्त पर राबड़ी देवी यानी तेजस्वी की जो माताश्री हैं, मम्मी हैं, उनको हराया था। और इसलिए आप कह सकते हैं कि लालू परिवार बहुत सजग है, सतर्क है। तेजस्वी की बहनें, तेजस्वी के रिश्तेदार और तेजस्वी की जो पर्सनल टीम है, खूंटा गाड़ रखा है राघोपुर में। खैर, मान के चलिए तेजस्वी जीत रहे हैं, अंतर क्या होगा ये तो 14 को ही पता लगेगा। अब एक और वीआईपी सीट है वैशाली जिले में, महुआ, जहां से लड़ रहे हैं तेज प्रताप यादव, लालू यादव के बेटे हैं। आप कह सकते हैं कि इस वक्त बागी हैं, अपनी उन्होंने खुद की पार्टी बनाई। त्रिकोणीय मुकाबला है, तेज प्रताप जीतेंगे हारेंगे इसकी गारंटी इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि आरजेडी की तरफ से मुकेश रोशन ज़बरदस्त फाइट कर रहे हैं, कोई फ्रेंडली फाइट नहीं है। तेजस्वी का कहना है कि एक एक सीट उनके लिए क्रूशल है, इसलिए कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। हालांकि राबड़ी देवी जो हैं वो चाहती हैं कि उनका भाई बेटा जो है, भले ही बागी हो गया है, जीते, इसलिए वो प्रार्थना कर रही हैं कि जिता दो भाई इसको। लेकिन ट्रायंगुलर फाइट है, एक तरफ आरजेडी है, एक तरफ तेजस्वी यादव है और तीसरी तरफ एनडीए भी चैलेंज दे रही है तेज प्रताप को। अब दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि बीजेपी की कितनी सीटें फंसी हुई हैं और क्यों फंसी हुई हैं, 2 सेकंड मैं आपसे चाहता हूं, क्योंकि एक और वीआईपी सीट है, मुझे लगा कि आपको बताता चलूं। वो है मोकामा की सीट, जहां बाहुबली अनंत सिंह जीतने के कगार पर थे। लेकिन एक ऐसी घटना वहां पर हुई, दुलारचंद यादव आरजेडी के नेता, उनकी वहां पर हत्या हुई।
उस हत्या के सिलसिले में अनंत सिंह सुर्खियों में आए, जेल गए। उसके बाद लल्लन सिंह वहां पर पहुंचे अनंत सिंह की मदद में। लल्लन सिंह ने भी वहां पर इस तरह के आतंकी बोल बोले कि लल्लन सिंह पर भी एफआईआर होगी। कुल मिलाकर अनंत सिंह अब जेल में है, लल्लन सिंह पर एफआईआर है। देखना यह होगा कि क्या अनंत सिंह के जो लॉयलिस्ट हैं, जो वफादार हैं, उनके लिए मेहनत करते हैं, या फिर यहाँ भी तेजस्वी के उम्मीदवार सूरजभान, ये भी बाहुबली हैं, ये बाजी मार देते हैं। अब दोस्तों आते हैं असली सवाल पर कि बीजेपी की सीटें कहाँ कहाँ फंसी हुई हैं। फर्स्ट राउंड में पहले चरण में बीजेपी 121 में 48 सीटें लड़ रही है। अब इन 48 सीटों पे कहाँ कहाँ बीजेपी फंसी है, क्यों फंसी है, क्या वजह है, कहाँ शाह से गलती हुई, कहाँ मोदी से गलती हुई, कहाँ काडर से गलती हुई, ये सारी बातें मैं आगे बताऊंगा। लेकिन एक सरसरी तौर पर वो सीटें जान लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हाजीपुर की सीट। अब हाजीपुर की सीट इसलिए फंसी हुई है क्योंकि बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं अवधेश सिंह, बड़ी मुश्किलों से पिछली बार जीते थे 1000 वोट से। काम इन्होंने कुछ किया नहीं, मेहनत की नहीं, टिकट रिपीट हो गया है, एंटी इनकम्बेंसी झेल रहे हैं। टफ फाइट है इनकी। हाजीपुर की सीट फंसी। मुजफ्फरपुर में भी बीजेपी कहीं ना कहीं ट्रायंगुलर फाइट में फंस गई। एक तरफ जन स्वराज पार्टी है, दूसरी तरफ कांग्रेस है, और इत्तेफाक से यहाँ जन स्वराज वाकई बीजेपी के वोट काट रहा है। अब बेगूसराय की सीट, ये परंपरागत रूप से आप कह सकते हैं कि भाई बीजेपी जीतती चली आई, लेकिन इस बार टफ टाइम है। भूमिहार वर्सेस भूमिहार कंटेस्ट है। बीजेपी के कुणाल मुश्किल में चल रहे हैं। अगर छपरा की बात करें तो खेसारी लाल यादव, भोजपुरी के जो है सुपरस्टार कह लीजिए, इन्होंने दम कर रखा है, बीजेपी के दम कर रखा है। और ताज्जुब नहीं है कि खेसारी लाल यादव, भोजपुरी का ये जो सुपरस्टार है, अगर ये सीट छीन ले तो बिल्कुल ताज्जुब मत करिएगा। काफ़ी बेहतर प्रदर्शन है खेसारी लाल का अब तक। सिवान की अगर हम बात करें तो मंगल पांडे जो हैं, कहीं ना कहीं जो खुलासे हुए थे बीजेपी के इस नेता के खिलाफ करप्शन को लेकर, वो उनके लिए जी का जंजाल बना हुआ। टफ फाइट है यहाँ पर, बीजेपी वर्सेस आरजेडी। अब दरभंगा की अगर हम सीट देखें तो यहाँ बीजेपी के संजय सरावगी साहब, इनके लिए राह इस बार आसान नहीं, टफ फाइट है। सहरसा की अगर हम बात करते हैं तो आलोक झा ने बीजेपी के टिकट पर पिछली बार तहलका मचाया था जब इन्होंने लवली आनंद को हरा दिया था। लेकिन इस बार आईपी गुप्ता, मैंने इनका जिक्र किया था, आईपी गुप्ता जो हैं, आप कह सकते हैं कि तूफान मचा रहे हैं इस वक्त। सबसे ज़्यादा भीड़ आईपी गुप्ता की आ रही, जिनकी नई पार्टी है और उन्होंने समर्थन महागठबंधन को दे रखा है। ये सीट कहीं ना कहीं आईपी गुप्ता की तरफ झुक रही है। आलोक झा के लिए मुश्किल है। पिछली बार भले ही उन्होंने लवली आनंद को हराया। अब पटना की कुम्हरा सीट की बात कर लेते हैं। बीजेपी जीतती रही, लेकिन इस बार केसी सिन्हा साहब जन स्वराज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक ठाक वोट बीजेपी के काट रहे हैं। मैथमेटिशियन हैं, एकेडमिशियन हैं, चैलेंज है बहुत टफ यहाँ पर जन स्वराज का बीजेपी को। जिस बात का बीजेपी को डर था कि जन स्वराज उनके अपर कास्ट वोट काटेगी, वो इस सीट पर होता हुआ दिख रहा है। अगर हम दीघा की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ फिल्म एक्टर सुशांत, उनकी जो बहन है, उनकी बहन यहाँ पर माले से चुनाव लड़ रही हैं, अच्छा चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी के लिए आसान नहीं है इस सीट को जीतना। अगर आरा सीट में देखें तो इस बार बीजेपी ने संजय सिंह टाइगर को उतारा है, लेकिन टाइगर को एक शेर मिल गया है, लाइन मिल गया है। माले के उम्मीदवार ठीक तरह से चैलेंज कर रहे हैं महागठबंधन की तरफ से। टफ फाइट है, कुछ भी हो सकता है। बक्सर में एक आईपीएस ऑफिसर, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर को बीजेपी ने टिकट दिया है। क्या होगा ये नहीं पता, लेकिन मैं अलीनगर की सीट पर थोड़ा सा आपको फोकस करना चाह रहा हूँ, जहाँ से मैथिली ठाकुर लड़ रही। मैथिली ठाकुर को विनोद मिश्रा महागठबंधन की तरफ से टफ चैलेंज दे रहे हैं। दरअसल विनोद मिश्रा पहले भी बीजेपी आरएसएस से जुड़े रहे। वोट बैंक कॉमन है अपर कास्ट को लेकर, और कहीं ना कहीं आरजेडी का जो वोट है, लालू का जो वोट है, महागठबंधन का जो वोट है, वो विनोद मिश्रा के लिए एक तरह से संजीवनी बनता जा रहा है। मैथिली ठाकुर जीतती हैं, नहीं जीतती हैं, अभी कहना बड़ा मुश्किल है। अब दोस्तों कई सीटें हैं जहां बीजेपी फंसी हुई है, और मुझे लगता है कि अगर सारी सीटें आपके सामने रखूंगा तो 2 घंटे लग जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि सीधे एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं। वो एक्सपर्ट्स जो पिछले एक महीने से बिहार की हर सीट पर दूसरी तीसरी बार जा चुके हैं। सरोज सिंह की मैं बात कर रहा हूं। राघवपुर 3 बार गए, बक्सर 2 बार गए। ऐसी कोई सीट नहीं जहां सरोज सिंह पहुंचे ना हो। सरोज सिंह को आज जरूर सुनिएगा, आपको इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगी। हमारे साथ डेटा जर्नलिस्ट अभिषेक भी होंगे, और चुनाव आयोग को लेकर भी आज मेरे पास बहुत से सवाल हैं। उमाकांत जी से मैं करूंगा, क्योंकि राहुल गांधी ने जो खुलासा किया है
बीजेपी हिली हुई है। भाई अभिषेक, मैं बात शुरू करना चाह रहा हूं अमित शाह के दो चेले, एक चेला सम्राट चौधरी और दूसरे चेले जो हैं वो कुशवाहा साहब हैं, जो पटना साहिब से लड़ रहे हैं। जरा पहले मुझे ये बताइए कि क्या सम्राट चौधरी जीत रहे हैं? डिप्टी चीफ मिनिस्टर बीजेपी के, आंख के तारे अमित शाह के, और अमित शाह ने उनकी रैली में कहा था कि हम बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने जा रहे हैं। सम्राट सम्राट बन रहे हैं। देखिए, आपके जवाब के पहले एक चीज मैं ऐड कर दूं। कल सीतामढ़ी में भी अमित शाह ने कहा कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी सुनील कुमार पिंटू को देने जा रहे हैं। तो क्या कहा उसे छोड़ दीजिए, लेकिन सम्राट चौधरी पहले फंसे हुए दिखाई दे रहे थे, अब लगता है कि वो फंसे हुए नहीं है। लेकिन घूम फिर कर सवाल यही है कि नीतीश कुमार का कोर वोटर भी, सरोज जी बताएंगे, उन्हीं का इलाका है। 20,000 के करीब शायद वहां कुर्मी वोट है, 18-20,000 उनके हाथ में उनकी किस्मत चली गई है, क्योंकि कुर्मी वोटर बोलेगा नहीं। कुर्मी वोटर ने को अगर थोड़ा भी खतरा दिखाई दिया कि सम्राट चौधरी से नीतीश की कुर्सी को खतरा है, वो वैसे ही विरोध कर देगा जैसे ठाकुरों ने केशव प्रसाद मौर्य का विरोध करके हरवा दिया था यूपी में। चलिए विधानसभा एक मिनट जरा मैं आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। भाई सरोज जी, आप तो कई बार घूम आए सम्राट चौधरी की कंस्टिट्युएंसी में, मुझे ये बताइए, सम्राट चौधरी जीत रहे हैं, उन्होंने पिछले 48 घंटे में कुछ ऐसा खेल किया जिसकी वजह से थोड़ा सा चुनाव उनके पक्ष में जा रहा है? क्योंकि मेरे पास जो डेटा है, और इंडियन एक्सप्रेस का डेटा है, ये डेटा कहता है कि सम्राट चौधरी की सीट तारापुर से 63,000 यादव वोटर है तेजस्वी का, 20,000 मुसलमान है, 35,000 शाह हैं, और अरुण शाह आरजेडी के कैंडिडेट हैं। तो मैं चाह रहा हूं कि जो गणित है, कहीं ना कहीं गणित इतनी आसान नहीं है सम्राट चौधरी के लिए। तो क्या सम्राट चौधरी ने अपना चुनाव मैनेज कर लिया है? क्या अमित शाह ने कहीं ना कहीं कुछ खेल किया है? तारापुर में की जो डेमोग्राफी आप बता रहे हैं सही बात है, लेकिन हम लोग को ये नहीं भूलना चाहिए कि उसी विधानसभा से 6 बार उनके पिताजी जीते हैं, एक बार उनकी माता जी जीती है। तो इन तमाम चीज के रहते हुए वो परिवार जीता है। अभिषेक जी ने ठीक कहा कि शुरू में वो सीट एकदम फंसी हुई सीट थी, और प्रशांत किशोर ने जब से वो कुशवाहा वाला मामला उठाया था कि 6 कुशवाहा का मर्डर हुआ है, उसके बाद परिस्थितियां विपरीत हो गई थी सम्राट चौधरी की। लेकिन इधर पिछले 72 घंटों की बात करें तो 2-3 चीज ऐसी हुई है जो सम्राट चौधरी को प्लस करती है। एक तो जो वीआईपी का कैंडिडेट बिंद, वो खुलकर आ गया समर्थन में, अपना नॉमिनेशन को विड्रॉ किया है, खुल के वो सपोर्ट कर रहा है। आज एक वीडियो पोस्ट जारी किया उसने कि सम्राट भाई को जो है मदद करनी है। जमसुराज पूरी तरीके से समझिए कि वो बीजेपी में हो गया है, सरेंडर हो गया वहां तारापुर में। बड़ी खबर सरोज जी दे रहे हैं। सरोज जी कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी के बारे में जो खुलासा किया था प्रशांत किशोर ने, कहा था कि भाई इन पर हत्या का मुकदमा है, तमाम मुकदमे हैं, इनको इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें बहुत बड़ा खेल है, वही प्रशांत किशोर की पार्टी के कैंडिडेट बता रहे हैं कहीं ना कहीं मैनेज कर लिए गए। तो चलिए सम्राट चौधरी का हम टॉपिक यहीं बंद करते हैं। जब मैनेज ही हो गया तो फिर अब इस पर क्या बोले। जो दूसरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा साहब, ये मोदी जी के बड़े करीबी हैं, इनका लखीसराय में क्या इस बार लॉटरी खुलने जा रही है? कई बार जीत चुके हैं, क्या विजय सिन्हा जीत रहे हैं सरोज जी, या यहां भी मामला फंसा हुआ है? विजय सिन्हा बहुत ही मुश्किल लड़ाई में फंसे हुए, बहुत ही मुश्किल लड़ाई में फंसे हुए। जितना ब्लैक एंड व्हाइट हम सम्राट जी का देख रहे हैं, उतना वो विजय जी का हम लोग नहीं देख रहे। बहुत मुश्किल लड़ाई है, और खासकर उनकी बिरादरी में उनका बड़ा विरोध है। देखिए ललन सिंह वहां गए, गिरिराज बाबू गए, तमाम जितने भूमिहारों के बड़े बड़े नेता एनडीए में सारे लोग गए हैं, लेकिन ये बिरादरी जो है फिलहाल तो अभी नहीं सुनने के लिए तैयार है। अभी कुछ घंटे बचे हुए हैं चुनाव में, अभी कुछ तो कुछ हो जाए लेकिन विजय सिन्हा डिप्टी चीफ मिनिस्टर बीजेपी के, इनकी सीट फंसी हुई है। सम्राट चौधरी की सीट फंसी थी, लेकिन कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी खिलाड़ी हैं पुराने, उन्होंने मैनेज कर लिया प्रशांत किशोर के नेताओं को, तो उनकी तो खैर ये कह रहे हैं जीत जाएंगे सम्राट। अभिषेक, मेरा सवाल है कि क्या आपको लगता है कि विजय सिन्हा जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, लल्लन सिंह पर्दे के पीछे इनको हराना चाहते हैं, क्योंकि पुरानी अदावत है दोनों की? क्या आपको लगता है, क्या कुछ खबरें आ रही हैं सूत्रों से कि इनको जो है कहीं ना कहीं इनका हिसाब विजय सिन्हा का लल्लन सिंह ही बराबर कर रहे हैं? जी बिल्कुल, लल्लन सिंह विजय सिन्हा को पसंद नहीं करते, ये कोई नई बात नहीं है, ये पुरानी बात है। और सभी जानते हैं कि जब मटन पार्टी उन्होंने दी थी अपने इलाके में, तो यही विजय सिन्हा है जो कह रहे थे, सरोज जी को याद होगा, कि मुंगेर शहर से सारे कुत्ते गायब हो गए,
मतलब उनके कहने का मतलब था कि मटन में बकरे की जगह कुत्ता बनवा दिया, ये Oh कह my रहे God! थे। अब Oh my आप God! अंदाजा लगाइए कि ये दोनों के भी संबंध है। भाई एक सीट और है अभिषेक, पटना साहिब की सीट। और पटना साहिब में इस बार नंद किशोर यादव बीजेपी के बड़े पुराने नेता लगातार 2008 से जीत रहे थे। अमित 90 शाह से ने जीत रहे थे। अमित शाह ने टिकट काटा इनका, अमित शाह ने टिकट काटा नंद किशोर का कि भाई इनकी उम्र जो है ज्यादा हो चुकी है, हालांकि 72 साल उम्र है वैसे उनकी, और इनकी जगह अमित शाह के चेले हैं रत्नेश कुशवाहा, उनको टिकट दिया गया। अब ये जो सीट है पटना साहिब की, ये सीट तो बीजेपी की रही है परंपरागत, लेकिन ये जो अमित शाह का नया चेला है, ये आगे चल रहा है पीछे चल रहा है, कुछ रत्नेश कुशवाहा बीजेपी के उम्मीदवार के बारे में बताएंगे? देखिए मेरे पास जो जानकारी है इस बारे में थोड़ी चौंकाने वाली है। हैं? चौंकाने वाली जानकारी ये है कि हम्म। रत्नेश कुशवाहा को सम्राट चौधरी ही किनारे लगाना चाहते हैं। अरे थोड़े कहे बाप रे को बाप! ज्यादा समझिए, दोनों कुशवाहा हैं। अमित शाह का कौन ज्यादा नजदीकी है, कौन डार्क हॉर्स बन के निकलेगा, ये आशंका जताई जा रही है। और दूसरी बात यह है कि यादव वोटों में 20-25% वोट तोड़ करके लाते थे नंदकिशोर यादव, तब जाके वो हर चुनाव में मामूली अंतर से जीत लेते थे। इस बार यादव वन साइडेड महागठबंधन के वो शशांक शेखर, क्या नाम है उनका, मैं मिस कर रहा हूँ, जी जी जी, शशांक शेखर शेखर साहब जी, जी। हाँ, उनके पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और उस इलाके में ठीक ठाक वोट, मुझे लग रहा है कि इतनी कड़ी लड़ाई है, इतनी कड़ी लड़ाई है कि शायद जी 5 या 6 हजार वहां सिख समुदाय का वोट है, यदि सरोज जी हमको करेक्ट करेंगे अगर हम चलिए, गलत होंगे। कांग्रेस यहाँ ये पर वोटर वहां सही बोल रहे डिसाइडेड होगा। चलिए, आप कह रहे हैं कि अमित शाह का जो चेला नंबर 2 है रत्नेश कुशवाहा, इसकी सीट फंसी हुई है, यहाँ कांग्रेस के शशांक शेखर ठीक ठाक फाइट दे रहे हैं। कोई जानकारी आप पटना साहिब की देना चाहेंगे? भाई आप तो वहीं कई बार जा चुके हैं। हाँ हाँ, हम बता रहे हैं आपको। सरोज उसमें जी, हाँ। एक चीज हम लोग से एक चीज नहीं भूलना चाहिए कि जब ये हुआ था, रत्नेश जी वाला जो अमित शाह का अपना खिलाड़ी यहाँ पर आया, तो उसकी जीत को पूरी तरह से सुनिश्चित करने के लिए अमित शाह ने, समझिए कि 2 बजे रात तक फील्डिंग की। और जो ओ माय मेयर गॉड! है सीता साहू, उनकी जो मेयर है सीता साहू पटना की, उनके बेटे का विड्रॉल कराया नॉमिनेशन, क्योंकि वो भी नॉमिनेशन कर चुका था। और अगर वो नॉमिनेशन कंटिन्यू रहता तब तो समझिए कि बीजेपी की वहां मिट्टी पलीत हो जाती, क्योंकि बहुत बड़ा एक वोट बैंक है वहां पर वैश्यों का, जो सीता साहू और सुशील के पास था। तो अमित शाह ने अपने, जिसके वो माहिर खिलाड़ी है, सुशील को बैठा दिया उसके पक्ष में, रत्नेश कुशवाहा के पक्ष में। और कुशवाहा वोटर तो अच्छा है। अब भीतर की राजनीति जो अभिषेक जी बता रहे हैं वो भी चल रहा है, लेकिन लगता है कि बहुत फोटो फिनिश वाला चुनाव पटना साहिब का होगा। एक और सीट की चर्चा कर लेते हैं और इस सीट पर भी गुजरात लॉबी बड़ा फोकस कर रही है। अलीनगर से मैथिली ठाकुर हैं और इनका मुकाबला विनोद मिश्रा आरजेडी से हो रहा है। तो अभिषेक जी, इसमें क्या मैथिली ठाकुर जीत जाएंगी? देखिए अलीनगर अब्दुल बारी सिद्दीकी की सीट रही है, ध्यान रखनी चाहिए। और जो विनोद मिश्रा है, उनका पूर्व का बैकग्राउंड भारतीय जनता पार्टी का है। विनोद ओके। मिश्रा वहां मैथिल ब्राह्मणों के बीच स्थानीय हैं, वहीं रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, बड़े विनम्र स्वभाव के माने जाते हैं। और मैथिली ठाकुर का भाजपा कार्यकर्ताओं में ही भारी विरोध है। और मैं आपको बता दूं, अलीनगर की सीट 2010 की उस नीतीश कुमार की प्रचंड सुनामी में भी राजद ने जीत ली थी। अब्दुल ओके, बारी सिद्दीकी आरजेडी जीते थे ने। अगर जी, 22 सीटें मात्र मिली थी, विपक्ष के नेता का दर्जा तक नहीं मिला था, तब भी अलीनगर की सीट वो जीत ली थी वहां पर आरजेडी ने। अब आज की स्थिति में अगर मैथिल ब्राह्मणों का बड़ा हिस्सा गया, यादव मुसलमान एक हो गए, और उसी इलाके के अगल बगल के मुकेश सहनी भी हैं, मल्लाह वोटर का भी ठीक ठाक हिस्सा मिला, तो फिर मैथिली ठाकुर को वापस दिल्ली ही लौटना पड़ सकता है। पटना की चलिए, मैं बजाय भी दरभंगा से डायरेक्ट फ्लाइट हो गई है दिल्ली की। दोस्तों अभी कुछ और सीटें मुझे डिस्कस करनी है और आपको बतानी है। जैसे लालू प्रसाद के दोनों बेटे तेजस्वी के बारे में भी हम बात करेंगे, क्या वो जीत रहे हैं? और तेज प्रताप जो एक तरह से बागी उम्मीदवार, परिवार के बागी उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहे हैं, उनके क्या हाल हैं? क्या कल उनकी किस्मत जागने वाली है या किस्मत उनकी भी कहीं धोखा दे रही है? इस पर भी बात करेंगे। और मोकामा की सीट अनंत सिंह वर्सेस सूरजभान, उस पर भी मैं आऊंगा। लेकिन मैं एक छोटा सा कमेंट बीच में लखेड़ा साहब से पूछना चाह रहा हूं। लखेड़ा साहब, जो एक्सपर्ट से बात हो रही है और जो फीडबैक आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के नक्षत्र कुछ खराब है, गुजरात लॉबी के नक्षत्र खराब चल रहे हैं, शनि भारी है। आखिर क्या है कि इतनी सीटें फंस रही हैं?
देखिए, सबसे पहले मैं ये कह रहा हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि पटना एक मॉड्यूल है, एक टेस्ट केस मान के चलिए पटना जिले को, बीजेपी। जहाँ पहले पहले चरण में कल वोटिंग होगी और पहले चरण की वोटिंग में पटना जिला बहुत बड़ा जिला है। अब गांव सब देहात सब मिलकर के 14 सीटें हैं वहां पर पटना में। ओके। हालत यह है कि 2020 में बीजेपी को 9 सीटें मिली थी और आज की तारीख में जो कल वहां पोल होना है उसमें इनकी 3-4 सीटों के अलावा किसी पर भी बीजेपी जीतने की उम्मीद नहीं कर रही है, जिसमें 4 सीटें एलजेपी की चिराग पासवान के पास हैं। ऐसी मेरी फीडबैक है, उनका ये कहना है, मेरे फीडबैक और मेरा जो एनालिसिस है कि चारों के चारों एलजेपी चुनाव हार रही है। तो ऐसी ओके। दशा में अगर आप पटना जिले को मॉडल मान के चले हैं, जो एक किस्म से बीजेपी का गढ़ है, जहां प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बीजेपी के तमाम नेता पिछले 1.5 महीने से लगातार बैठक, रैली, डोर टू डोर बैठक, जी। पैसा बंट रहा है, सारा काम हो रहा है। तो पटना जिले का अगर ये हाल है तो भगवान भरोसे है। बाकी बिहार का क्या होगा? 122 ठीक। सीटें होनी है, 121 ठीक। सीटें, उसका आप चलिए, अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालत होने वाली है। जी। लकड़ा साहब कह रहे हैं कि जो बेस है, जो गढ़ है, जो किला है बीजेपी का, उस किले में इनको बहुत सी दरारें गहरी दिख रही हैं पटना के आसपास। तो ये कह रहे हैं कि भाई इस किले से, इस गढ़ से आप अंदाजा लगाइए कि बाकी जगह क्या हाल होगा। थोड़ा सा मैं तेज प्रताप से जरा इंटरेस्टेड हूँ, तेज प्रताप के बारे में। महुआ से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आरजेडी इनको फाइट दे रही है? क्या लालू की पार्टी अपने बेटे को हरा रही है, तेज प्रताप को, या तेज प्रताप पर थोड़ा सा दया दृष्टि है अभी भी लालू जी की? सरोज जी, तेज प्रताप सीट निकाल ले जाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा लगता तो नहीं है कि तेज प्रताप ये सीट निकाल लेंगे। हाँ, ये जरूर है कि एक कड़ी टक्कर जरूर दे रहे हैं वो आरजेडी के कैंडिडेट को, लेकिन जो होता है ना कि एक रुझान दिखाई पड़ना कि भाई ये पहले दिन से, ये फर्स्ट डे से ये आगे चल रहे हैं और मजबूत हुए हैं। कैंपेन में कोई कमी नहीं की है। कल भी देखिए भोजपुरी के अक्षरा सिंह, कोई नहीं, राखी है वो करके वो। मुझे कोई बता रहा था कि राबड़ी देवी चाहती हैं कि भाई तेजू वो जीत जाए, उनका दूसरा बेटा भी जीत जाए। भले राबड़ी ही देवी बागी ने है। एक बयान भी दिया, एक चैनल को उन्होंने कहा भी, राबड़ी देवी ने, कि वो भले ही दूसरे पार्टी में है लेकिन हम दिल से ये चाहते हैं कि वो चुनाव जीत जाए। लेकिन उसके ठीक बाद तेजस्वी यादव का भी बयान आता है कि किसी कंफ्यूजन में नहीं रहना है। वो जब गए अच्छा, वहां, कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। उन्होंने साफ कहा कि किसी कंफ्यूजन में नहीं रहना है और लालटेन को यहाँ से जलाना है। आप अच्छा। लोग के अगर आपके मन में कोई भी भ्रम हो तो उसको आप निकाल लीजिए। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड तेजस्वी यादव। तो अभिषेक जी, हमको लग रहा है कि ये बयान जरा जो है वो तेज प्रताप पर भारी पड़ा हुआ है। लालू के घर की खबर आप भी बहुत रखते हैं भाई अभिषेक भाई, जरा बता तो दीजिए, तेज प्रताप पर कोई दया दृष्टि है या लालटेन देखिए, जलेगी वहां पर? दया दृष्टि तो है और मुकाबला वहां त्रिकोणात्मक है और तीनों में से कोई भी जीत सकता है। कहीं ना कहीं लगता है कि दो जगह यादव वोट बटेंगे तो इसका नतीजा ये ना हो कि एनडीए को उसका एडवांटेज मिल जाए। ओके। ये भी एक ओके संभावना है वहां। भाई, ये बताइए तेजस्वी कितनी मार्जिन से जीत रहे हैं? सरोज जी, कई बार आप वहां राघोपुर हो जाए हैं। कल भी गए थे हम राघोपुर, कल भी तो राघोपुर आप में ही थे। तो, हाँ, तो बता तो दीजिए ना फिर हमको। हाँ, हम हम लोग को भी बताने बता की दीजिए। कोशिश ही कर रहे हैं। हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, दो तीन फैक्टर है जो इस बार राघोपुर का चुनाव बाहर से, दिल्ली से बैठ के या पटना से बैठ के, जो हम लोग सोचते हैं कि ये एक तरफा लड़ाई है तेजस्वी यादव की, ऐसा राघोपुर में नहीं है। सतीश राय जिन्होंने 10 में राबड़ी देवी को हराया था, उसके पक्ष में एक गोलबंदी बहुत तेजी से है। चिराग का जो फैक्टर था, जो उनको 15 में 20 में जो उनको हरा दिया, वो पूरा कुनबा उनके साथ है। वो जो रोशन है, जो खड़ा हुआ था लड़का, वो बीजेपी को ज्वाइन कर चुका है। अब 24 घंटे वो सतीश राय के साथ घूम रहा है। तो ये बता रहे हैं भाई सरोज भाई, 2-3 चक्कर काट के आए हैं राघोपुर के, ये कह रहे हैं कि भाई फाइट है, ऐसा नहीं, वॉकओवर जैसी स्थिति नहीं है। और तेजस्वी का पूरा परिवार, उनकी सिस्टर्स, उनकी बहनें, उनकी मम्मी, और उनके जो अपनी पर्सनल टीम है, सब वहाँ मेहनत कर रहे हैं। और हालांकि एज जो है वो तेजस्वी को है, ये वो कह रहे हैं। भाई एक सीट के बारे में और बता दीजिए। ये सीट तो इस वक्त सुपर सीट है, हॉट सीट है। दो एफआईआर हो गई, आनंद सिंह जेल चले गए इसी में, लल्लन सिंह भी एफआईआर करा बैठे। ये जो आतंक की सीट है या रेड हॉट सीट है, क्या अनंत सिंह जेल में रह के मुकाबला जीत जाएंगे या इस बार मामला टाइट है? मेरे पास है वो यही है
कि जो लोकल हैं सूरज भान सिंह पहले भी जीत चुके हैं जब खड़े हुए थे, बीच में तो मामला गड़बड़ हुआ। जी एक वहां पर नारा है कि लोकल को जिताना है। जो प्रियदर्शी थे वो अब अलग हो चुके पीयूष हैं, प्रियदर्शी। जो भी उनका वोट उठाना था उनका वोट अब इधर शिफ्ट कर रहा है धीरे धीरे, क्योंकि उनको आनंद सिंह से आदावत हो गई है और आनंद सिंह को हराने की स्थिति में सूरज भान सिंह है, तो उनका भी वोटर जो है अब इन्हीं को सपोर्ट कर रहा है मैक्सिमम वोटर। और जो लोकल वाला फैक्टर है वो सूरज भान को प्लस करता है। इसके अलावा जो एक सबसे बड़ी चीज कि आनंद सिंह से बचाएगा कौन, आनंद सिंह के बचाने का जी कौन, उसके लिए सूरज भान खड़ा है। कल भी उन्होंने कहा कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है, सूरज भान सिंह बैठा हुआ है मोकामा में, ठीक। आपको दूर पटना जाने की भी जरूरत नहीं है। तो ये वाली बात वहां के लोगों को लग रहा है कि चलो पहली बार कोई लोकल हमको सपोर्ट कर रहा है। और दुलाचंद वाली घटना ने भी डैमेज किया है आनंद जी सिंह को। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आनंद सिंह कमजोर हुए हैं और सूरज भान सिंह का खेमा मजबूत हुआ है। तो वहां जी पर हमको लगता है कि एज आज के तारीख में सूरज भान। आरजेडी को है, वीरा सिंह को है। अभिषेक, आपको क्या लग रहा है कि अनंत सिंह का जेल जाना और फिर लल्लन सिंह पर एफआईआर होना ये भारी पड़ गया देखिए, बाहुबली को? कागजों पर तो जो सरोज जी कह रहे हैं मैं उससे सहमत दिखाई देता हूँ, लेकिन ओके। मैंने पता किया कल इसके बारे में डिटेल। आपको जानकर हैरत होगी, 84,000 महिलाओं को मोकामा विधानसभा में लगभग 84,000 महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए गए। ओके तो वो फैक्टर देखना होगा कि क्या है। जी। मैं आपको बता रहा हूं, जहां जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ रही है, नहीं, ये तो आप सरकारी पैसा बता रहे हैं, कुछ लिफाफे भी तो गए होंगे भाई। जो वो तो अलग से, कैंडिडेट वो तो दोनों तरफ से जा रहे हैं। जो अनंत सिंह 3.5 करोड़ की गाड़ी में चल रहा है, 40 गाड़ियां लेके चल रहा है दीपक और जी वो बेशुमार तो अलग दौलत है। है। दीपक जी वो तो दोनों तरफ से बट रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बेशुमार दौलत में कोई सूरजभान सिंह पीछे है उनसे, दूर दूर तक चलिए ऐसी बात नहीं है। खैर बड़ी एक चीज एक ये है बात कि तो है। 10-10 हजार रुपए जो गए हैं, देखना है कि वो वोट में कैपिटलाइज होता है कि नहीं होता। चलिए, वैसे भी जहां दो बाहुबली लड़ रहे हो तो गोली का डर दोस्तों जरूर रहता है, लेकिन नोट जो है, पैसा जो है वो मिलता रहता है। पैसा मिलता है और भी बहुत सी चीजें मिलती हैं, सिर्फ गोली का डर रहता है, ये ऐसा होता है। और दो बाहुबलियों के बीच की लड़ाई, अब हो सकता है सूरज भान का परिवार जीते, और अगर सूरज भान जीतते हैं तो तेजस्वी को फायदा है। मैं जरा एक और सवाल पूछ लूं, फिर मैं आप फाइनल क्वेश्चन जो है मैं लखेड़ा साहब से ही करूंगा। भाई ये बताइए, ऐसा मुझे लग रहा है आप लोगों की बातों से कि भाई तीर भी चल रहा है, लालटेन भी जल रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि कमल मुरझाने जा रहा है? आपको जान के आश्चर्य होगा दीपक भाई कि कल देर रात तक बीजेपी के बड़े बड़े नेता इस कोशिश में लगे रहे कि जो जनसुराज के प्रत्याशी हैं बिट्टू सिंह, वो समर्थन में आ जाए बीजेपी के। हम जी बड़े नेताओं की बात कर रहे हैं, आप मेरा इशारा समझ रहे हैं। जी जो 2-3 बड़े नेता हैं वो उन्होंने अप्रोच किया कि आप अपना समर्थन दे दीजिए। तो हार का डर इस तरह से सता रहा है। दीघा जैसे सीट में जिसपे 50,000 से लोग जीतते थे अब बीजेपी जो के भी कैंडिडेट, वहां पे मुश्किल है। वजह भाई, हमारे एक्सपर्ट जो हैं वो कह रहे हैं लालटेन जल रही है, तीर चल रहा है, लेकिन कमल जो है उनको खिलता हुआ नहीं दिख रहा है। ज्यादातर सीटें बीजेपी की और फंसी हैं। चिराग बुझ रहा है सर, चिराग बुझ रहा है। एक लाइन और अच्छा जोड़ लीजिए उसमें, चिराग बुझ रहा है। जो 13 सीटों पर चुनाव है, पहले फेज में कल जो वोटिंग है, अच्छा 13 में खाता खुलेगा कि नहीं खुलेगा इसकी कोई संभावना दिखती नहीं है 13 सीटों पर। कमल खिलते हुए नहीं दिख रहा, चिराग बुझ रहा है, तीर चल रहा है नीतीश कुमार का और लालटेन जल रही है। ये एक कल के बारे में इन लोगों की एनालिसिस है। कर देखते हैं, 14 को मशीनें होंगी तो सरोज जी से पूछेंगे, अभिषेक जी से पूछेंगे। एक सवाल और, राहुल गांधी ने कहा कि भाई हरियाणा की उन्होंने मिसाल दी, सारे डॉक्यूमेंट्स दिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 2 करोड़ वोटर थे, 25 लाख वोटों की चोरी हुई है। 2 करोड़ में 25 लाख, ये उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि इसी तर्ज पर बिहार में भी बड़े पैमाने पर जो विपक्षी पार्टियां हैं, आरजेडी कह सकते हैं, कांग्रेस कह सकते हैं, उनके वोटर कह सकते हैं, उनके वोट काटे जा रहे हैं। मतलब राहुल गांधी का इशारा साफ तौर पे मुस्लिम्स के लिए था कि मुस्लिम्स के वोट काटे जा रहे हैं, कहीं कहीं यादव के वोट काटे जा रहे हैं। क्या जो आपको फीडबैक मिल रहा है आज की तारीख में, क्या कुछ ऐसी कंस्टिट्युएंसीज हैं, इलाके हैं जहां मुस्लिम्स के वोट काटे जा रहे हैं, या आपको लगता है विपक्ष के वोट काटे गए हों? कोई ऐसी जानकारी हो देखिए, लकड़ा साहब? मैं आपको एक बात बता दूं, जो मेरी एनालिसिस है, मेरी ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं इलेक्शन कमीशन की कार्यप्रणाली के बारे में। देखिए,
जो राज है वो तो नीतीश जी का राज चल रहा है ना, जी। और सोशलिस्ट और सेकुलर और तमाम तरह की चीजें हैं। लेकिन कोई पूछने वाला है पूरे बिहार में कि जितने एडीएम हैं 243 सीटों पर, उस एडीएम जो अधिकारी हैं जो इलेक्शन कंडक्ट कराएंगे, उनमें एक भी माइनॉरिटीज और यादव हैं, ओबीसी हैं? कितने लोग हैं? यादव और माइनॉरिटीज मुस्लिम्स कितने हैं? चाहे एडीएम हो, चाहे डीडीसी हो, जी। चाहे एसडीओ हो, चाहे डीएसएलआर है, एक पोस्ट होती है जो निचले लेवल की जी। पोस्ट होती है, मतलब वो भी एक गेस्टेड ऑफिसर क्लास 1 होता है। सवाल ये है कि आपने जो मशीनरी तैयार की है, तो आप निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव की उम्मीद कैसे करेंगे? जब आपने रिलीजन के आधार पर, कास्ट के आधार पर पूरा इलेक्शन कमीशन ने वो जो ढांचा सम्राट चौधरी या विजय सिन्हा ने जो तैयार किया है कि एक बड़े समुदाय को, ओबीसी में यादव और मुस्लिम्स का कोई रिटर्निंग ऑफिसर पूरे बिहार में नहीं रहना चाहता, रहना ही नहीं चाहिए। तो इसमें आप स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद करेंगे? और काउंटिंग में, जब काउंटिंग होगी तो काउंटिंग में आप बोलते रहिए, बाकी जगह भी काउंटिंग होती है और जो जीता हुआ था उसको बाद में 11 बजे रात, 2 बजे रात हारा हुआ घोषित कर दिया और इलेक्शन कमीशन की जय जयकार हो गई। इलेक्शन कमीशन कहता है हम तो जो एज पर रूल हो रहा है। अभी ज्ञानेश कुमार हो सकता है कि कल परसों, हालांकि उनमें कोई नैतिकता बची नहीं है कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें वो, लेकिन कोई पूछेगा ज्ञानेश कुमार को कि ये जो पोलराइज कर रहे हैं आप कास्ट बेसिस से बिहार का जो इलेक्शन है, आप बाकी जातियों को साथ में लेकर के क्यों नहीं चल रहा है? कौन भरोसा करेगा आपकी इलेक्शन मशीनरी पर? क्या क्रेडिबिलिटी इलेक्शन कमीशन की है? क्या क्रेडिबिलिटी राज्य सरकार की है? क्या चीफ सेक्रेटरी की है? और क्या पूरा जो लोग है, तंत्र है, उस तंत्र की क्या क्रेडिबिलिटी है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। जी। कई सवाल उठा दिए हैं। उमाकांत लखेड़ा 1990 के दशक से इलेक्शन कमीशन कवर कर रहे हैं, टीएन सेशन के बहुत करीब थे। ये कह रहे हैं, मतलब जो रिपोर्टर इलेक्शन कमीशन को 35 साल से देख रहा हो, वो हमको बता रहा है कि इस बार कहीं कोई साख नहीं बची है, और सारा उन्होंने ब्यौरा दे दिया। यानी कहीं ना कहीं इनको शक है सिस्टम पर, ये कह रहे हैं। बहरहाल हमारे एक्सपर्ट से दोस्तों बात हुई, अब देखते हैं कल 6 तारीख को वोटिंग में क्या दीपक होता है। जी, लेकिन जी, दीपक जी, आपने सारी सीटों का जिक्र किया, खेसारी लाल यादव की भी एक सीट है। चलिए बता दी साहब, खेसारी लाल, हाँ बताइए साहब। छपरा में वो लीड कर रहे हैं, हैं? भोजपुरी कलाकार जी। राष्ट्रीय जनता दल छपरा शहर, जो भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कि 6-7 बार से शायद जीत रही है लगातार, जी, उस सीट पर, चलिए शहर की सीट पर लीड कर रहे हैं। पटना की तरह सुरक्षित किला था छपरा शहर। चलिए, खेसारी लाल भोजपुरी एक्टर हैं, और मैं भूल गया एक्चुअली बातचीत सवाल करते करते, क्योंकि आप लोग इतना बौछार कर रहे थे जवाबों की, इतनी जानकारियां दे रहे थे कि उसी में कहीं ना कहीं खेसारी लाल मंगल का पांडे भी नाम। है स्वास्थ्य मंत्री, चर्चित मंगल मंत्री पांडे, है सिवान में, वो हाँ घिरे हाँ, हुए हैं। अच्छा चलिए, खैर इसका तो कोई अंत नहीं है, अंत नहीं है, ये तो चलता ही चला जाएगा। आप रात भर बोलते रहेंगे आप दोनों लोग। खेसारी लाल यादव अच्छा कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी सीट जीत रहे हैं, दूसरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा की सीट फंसी हुई है। तेजस्वी को एज है, लेकिन हाँ चुनाव लड़ना पड़ेगा। तेज प्रताप के लिए खबर अच्छी नहीं, हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने बताई। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि लालटेन थोड़ा जलती हुई दिख रही है। कमल इन्होंने बहुत खिलाया नहीं, अब क्यों नहीं खिलाया मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है जो लखेड़ा साहब कह रहे हैं कि कमल कीचड़ की जगह मशीन पर खेल रहा है आजकल, हो सकता है 14 तारीख को कुछ उलटफेर हमको देखने को मिले कमल का खिलने का। लेकिन एक चीज मैं दोस्तों कहना चाहूंगा कि ये जो 121 सीटें बीजेपी के लिए अग्नि परीक्षा, और अग्नि परीक्षा ये आरजेडी के लिए भी है। आरजेडी यहाँ पर 72 से ज्यादा सीटें लड़ रही है, और अगर 72 सीटों पर स्ट्राइक रेट कम रहता है और कांग्रेस का भी स्ट्राइक रेट कम रहता है, तो फिर ये अच्छी खबर तेजस्वी के लिए भी नहीं। तो तेजस्वी यादव के लिए भी एक अग्नि परीक्षा है फर्स्ट फेज की वोटिंग। और इस बीच जो राहुल गांधी का खुलासा था, जिस तरह से उन्होंने कहा कि अब जेन जी को आगे आना चाहिए, 18 साल से लेकर 28 बरस के जो वोटर हैं, इनको आगे आना चाहिए। यही अगर चाहेंगे तो जनादेश सही तौर पे बच पाएगा। ये राहुल गांधी का एक तरह से आह्वान है। देखना यह होगा कि भाई कल जो परिणाम लॉक होने जा रहे हैं, जब मशीनें खुलेंगे, तो क्या जेनजी युवाओं का जज्बा भारी रहता है, या जैसे लखेड़ा साहब कह रहे हैं कि मशीनों का भार ज्यादा रहता है, ये देखना पड़ेगा। भाई लखेड़ा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, सरोज जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लगातार दौरे कर रहे हैं, उसके बाद भी आप समय दे रहे हैं हमारे दोस्तों को, भाई इसके लिए बहुत बहुत मैं मेहरबानी आपकी जाहिर करूंगा, मेहरबान आप हमारे पर हैं। और भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्या कहते हैं जनाब डाटा किंग, कम से कम आपने हर सीट का डेटा दे दिया आज अभिषेक भाई,
कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। मेरे पास अगर समय होता तो मैं जितनी सीटें हैं 121 सबका ब्यौरा आपसे लेता, और लोग दंग हो जाते कि आप धारा प्रवाह 121 सीटों पर बोलते चले जाते। और जो आपका डेटा है, जो आपकी जानकारी है, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि बिहार में फिर ऐसा दूसरा कोई रिपोर्टर नहीं है जो 121 सीट पर बिना देखे बोलता चला जाए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।